नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। अब आम चुनावों में बस कुछ ही दिन बचे हैं और सरकार ने एक के बाद एक 5 भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। जो सम्मान दिए जा रहे हैं उनका सियासत से कोई रिश्ता है या नहीं, इस पर अब देश में बहस शुरू हो चुकी है। बहस शुरू हो गई है कि आखिर आम चुनावों के ठीक पहले अचानक एक या दो नहीं 5-5 शख्सियतों को भारत रत्न सिर्फ 15 दिन के भीतर दे देने से क्या मकसद है, क्यों ऐसा किया गया। आज 3 और भारत रत्न मोदी सरकार ने घोषित किए। आज पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इससे पहले आपको याद होगा, हम आपको बता चुके हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और पूर्व उप मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का सरकार ऐलान कर चुकी थी। 15 दिन में 5 भारत रत्न सम्मान, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी एक साथ 5 भारत रत्न नहीं मिले। बीजेपी भले इसे चुनाव से अलग बताए, लेकिन पूरी तरह अलग करके देखना मुश्किल है। सभी शख्सियतों पर आज बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले बात पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की, जिनको भारत रत्न मिला है। उन्हें भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हमारी सरकार का सौभाग्य है कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। चौधरी चरण सिंह का 23 दिसंबर 1902 को बिजनौर यूपी में जन्म हुआ। आज़ादी की लड़ाई में वो सक्रिय रहे, कई बार जेल गए। उसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान में वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में गृह और वित्त मंत्रालय उनके पास आया। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में देश के उप प्रधानमंत्री भी चौधरी चरण सिंह बने थे। इसके बाद 28 जुलाई 1989 से 20 अगस्त 1989 तक वो देश के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। 29 मई 1987 को उनका निधन हो गया। उन्हें भारत रत्न देने की खबर पर अब सियासत तेज है। उनके पोते पश्चिमी यूपी के नेता, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि ये मेरे लिए भावुक और यादगार पल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और जब उनसे एनडीए में जाने के सवाल पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से मना करूं। इसीलिए यह सवाल अब खड़ा हो गया है कि क्या भारत रत्न उनके दादा को मिले, ये सौदा हुआ क्या? इसीलिए जयंत चौधरी ने INDIA को छोड़कर एनडीए का दामन थामा है। खुद सुनते हैं खुद जयंत चौधरी से। की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में ये बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था UPA 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहाँ चौधरी साहब की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया। चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूँ कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते, कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। जयंत चौधरी के इस बयान से साफ है कि वो एनडीए में अब जाने वाले हैं। ये कई महीनों से बन रही इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है। पहले जेडीयू बाहर हुई और फिर ममता बनर्जी ने अकेले पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और अब जयंत चौधरी भी किनारा करते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि भगवंत मान पंजाब में भी अलग लड़ने की बात कर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें खासतौर पर, क्योंकि आज चौधरी चरण सिंह को ये सम्मान मिला है, ये इलाका जाटों का है, किसानों का है। इस इलाके में लोकसभा की 27 सीटें हैं। जाट और मुस्लिम बहुल इलाका है ये। 2019 में बीजेपी ने इस इलाके में 27 में से 19 सीटें जीती थी। सपा और बसपा का गठबंधन था, उनको 4-4 सीटें इस इलाके में मिली थी। आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी क्योंकि बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके और 5 साल पहले जाऊं, 2014 में भी आरएलडी को इस इलाके से एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि आरएलडी के प्रभुत्व वाला ये इलाका माना जाता है पश्चिमी यूपी का, जिसको जाटलैंड भी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। लेकिन 2014 में आरएलडी को सिर्फ
0.9% वोट मिले थे इस इलाके से, 1% से भी कम। 2019 में उसका वोट बैंक बढ़ा, 1.7% हो गया, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली थी जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल को। आपको बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी राज्यसभा के सांसद हैं आज की तारीख में, लेकिन समाजवादी पार्टी के कोटे से सांसद बने। अखिलेश यादव से टाइप किया था उन्होंने यूपी के इलेक्शन में, उसका फायदा अखिलेश यादव ने उनको राज्यसभा भेजकर किया था। तो जब विधानसभा की बारी थी तो राज्यसभा की सीट के लिए वो अखिलेश यादव के मिल गए, और अब जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो वो वापस बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ जा रहे हैं। बेशक आरएलडी जीती नहीं हो, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी की जीत के रास्ते में वो उस वक्त आई थी। अब बीजेपी की कोशिश है कि आरएलडी को साथ रखकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर कब्जे की कोशिश की जाए, विपक्ष के लिए, विरोधियों के लिए कुछ भी ना छोड़ा जाए। अब बात करते हैं अगले सम्मान की। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का फैसला चौंकाता जरूर है, लेकिन इस सरकार ने भारत रत्न देने में ये नहीं देखा कि कौन विपक्षी दल से है या फिर किन की विचारधारा बीजेपी के साथ रही है, बीजेपी के खिलाफ रही है। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। दक्षिण भारत से बनने वाले वो पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में ही उदारीकरण की शुरुआत हुई। आज़ादी की लड़ाई में नरसिम्हा राव साहब ने हिस्सा लिया था। 1971 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सरकार में वो मंत्री भी रहे। पीवी नरसिम्हा राव बेशक कांग्रेस के सबसे सफल प्रधानमंत्री में से एक रहे, लेकिन उन्हें वो सम्मान कांग्रेस पार्टी में मिलता कभी नहीं दिखा जो मिलना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को गांधी नेहरू परिवार की पार्टी कहा गया। उसके बाहर के जो लोग थे उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसकी कि उनको दरकार थी। पार्टी के बैनर, पोस्टर में भी उन्हें राजीव गांधी या इंदिरा गांधी की तरह कभी जगह नहीं मिली। इसको बीजेपी लगातार मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरती रही। I'm so excited. This is a happy moment, and all the people are coming to me. I'm not prepared, This is very surprising that पार्टी के अतीत तो पीवी नरसिम्हा राव तो बीजेपी नहीं है, वो तो 60-70 ईयर्स जितना मेरा बचपन से देख रहे हैं, उन्होंने तो एक ही पार्टी में सर्विसेज रेंडर करे, वही पार्टी थ्रू उन्होंने सर्विसेज करे देश को, मगर दूसरा पार्टी वालों ने रिकॉग्नाइज करे। दिस इज अ ग्रेट मोमेंट एंड वी मस्ट अप्रिशिएट, वी मस्ट रियली अपलॉज, ग्रेट पर्सन। पीवी नरसिम्हा राव संयुक्त आंध्र प्रदेश से आते थे। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग राज्य बन चुके हैं। दोनों राज्यों को मिलाकर लोकसभा की यहाँ पर 42 सीटें हैं। 2019 में इन 42 सीटों में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, ये चारों तेलंगाना में हैं, और बीजेपी को आंध्र प्रदेश में 25 में से 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मिली थी। बीजेपी को आंध्र प्रदेश में कोई सीट नहीं मिली थी। 3 सीटों पर उस वक्त टीडीपी जीत पाई थी। अब ये माना जा रहा है कि इस इलाके में क्योंकि बीजेपी कमज़ोर है, अब अगर ये सम्मान मिला है नरसिम्हा राव को, तो जाहिर तौर पर जो आंध्र का वोटर है, जो बीजेपी से दूरी बनाता है, वो शायद बीजेपी के करीब आ सकता है, ये माना जा रहा है। बीजेपी इस बार एनडीए के लिए 400 पार का आंकड़ा रख रही है। जाहिर सी बात है कि आंध्र प्रदेश में अगर बड़ी कामयाबी मिलती है तो इस आंकड़े तक पहुंचना उसके लिए आसान होगा। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अभी हाल ही में परसों के दिन मुलाकात की है। वहीं आंध्र प्रदेश के दूसरी जो बड़ी पार्टी है, मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया, वो आज दिल्ली में थे। वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। बीजेपी के कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। यानी आंध्र प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां, टीडीपी भी और वाईएसआर कांग्रेस भी, वो दोनों दिल्ली की सत्ता यानी बीजेपी के साथ करीबी दिखाना चाहती है। अब बीजेपी क्या तय करती है, क्योंकि 2024 के चुनाव में लोकसभा और विधानसभा आंध्र प्रदेश का एक साथ होना है। ऐसे में बीजेपी के लिए कोई भी फैसला करना कि वो एक को चूज करेगी तो दूसरे के खिलाफ हो जाएगी, ये भी एक चुनौती वाला काम हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ पर सहयोगी दल ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, दोनों पार्टियां, टीडीपी हो या फिर वाईएसआर, वो बीजेपी के साथ जाने को आतुर हैं, ना कि कांग्रेस के पास आने को। अकेले लड़कर कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाएगी इस राज्य में, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। वैसे इसे बीजेपी सरकार की बड़ी जीत मानी जा सकती है कि जिन नामों की घोषणा हुई उनका विपक्ष भी विरोध नहीं कर पा रहा है, इसीलिए विपक्ष इस फैसले का स्वागत करने पर मजबूर है।
मैम भारत रत्न को पीवी नरसिम्हा राव मैम चौधरी चरण जी को प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह एंड भारत रत्न को पीवी नरसिम्हा राव Well, I welcome them. Why not? तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। मिस्टर अखिलेश यादव चौधरी चरण सिंह के बारे में बात कर रहे थे, पर आपको याद दिला दूं कि अब जब नरसिम्हा राव की बात कर रहे हैं तो नरसिम्हा राव और बीजेपी का एक और कनेक्शन है। 1992 में जब बाबरी गिरी थी, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह यानी बीजेपी की सरकार थी, बाबरी गिर जाती है और बाबरी गिरने के बाद उस इलाके में जो एक अस्थायी राम मंदिर बनता है, जिसको आप कहते थे कि टेंट में राम रह रहे हैं, प्रभु राम रह रहे हैं, वो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के कहने पर वहाँ पर मंदिर बना था और उसकी पूजा अर्चना शुरू हुई थी, जो आज की तारीख में पूरा अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बन चुका है। आगे बढ़ते, कई नाम तो आज ऐसे हैं जिन्हें अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं मिला, ये सवाल उठ रहा है। चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इतने साल बीत गए, उन्हें भारत रत्न नहीं मिला। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न उनके जन्म शताब्दी से ठीक पहले सरकार ने देने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन और उनके संघर्ष पर अपनी बात विस्तार से रखी। उन्होंने लिखा था, हमारी सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा लेते हुए काम करती है। ये हमारी नीतियों योजनाओं में भी दिखाई देता है। मैं विश्वास और गर्व से कह सकता हूं कि भारत के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की उपलब्धि पर आज जननायक कर्पूरी जी जरूर गौरवान्वित होते होंगे। बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के फैसले के बाद बिहार की सियासत बदल गई। हर बार की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन अब सत्ता में पार्टनर आरजेडी की जगह भारतीय जनता पार्टी है। आरजेडी विपक्ष में हो गई है। इसी तरीके से अगर लाल कृष्ण आडवाणी की बात की जाए तो एल.के. आडवाणी को भारत रत्न देने की मांग बीजेपी के अंदर से भी थी। कई नेता चाहते थे कि पार्टी के संस्थापक सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिले। जिन 5 पुरस्कारों का इस साल सम्मान जो अनाउंस हुए हैं, उनमें एकमात्र लाल कृष्ण आडवाणी हैं जो जीवित हैं। बाकी चारों को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के साथ लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर उस मांग को भी पूरा कर दिया। अब बड़ा सवाल ये कि क्या अभी और भारत रत्न की घोषणा चुनावों से पहले हो सकती है, क्योंकि इस तरह की अटकलें अब गर्भ हो रही हैं। हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ही उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेता काशीराम की लेकर मांग उठी। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि काशीराम को भी मिलना चाहिए। शिवसेना के लिए कहा गया कि बाला साहब ठाकरे को शिवसेना चाहती है, उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनको भारत रत्न मिले। झारखंड में शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग उठ गई है। ऐसे ही दक्षिण में भी कई नेताओं के नाम आज हवाओं में तैर रहे हैं कि जिनके लिए भारत रत्न देने की मांग उठती जा रही है। क्या भारत रत्न चुनाव जीतने का एक तरीका है? क्यों हो रही है इस पर सियासत? इस पर हमने विस्तार से बात की है। बारी बारी से सुनवाते हैं आपको। पहले हम सुनेंगे संजय कुमार जी को, जो कि CSDS के प्रमुख हैं। वो क्या कहते हैं कि क्यों भारत रत्न को सियासत या चुनाव के चश्मे से देखा जा रहा है। इन दिनों कई लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। अब चर्चा ये हो रही है कि अचानक इतने सारे लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान क्यों? जिन लोगों को भारत रत्न दिया गया है, अगर उनके नामों को देखें और उनकी उपलब्धियों को देखें तो कोई शक नहीं है, लगता है कि ये काबिल लोग थे, देश की सेवा की है इन लोगों ने अलग अलग तरह से। तो भारत रत्न तो हक के हकदार हैं, उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन सवाल तब उठ रहा है जब ये भारत रत्न का ऐलान किस समय किया जा रहा है। आप देखें, पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया और उसके बाद क्या घटनाक्रम चलता है। JDU जो पहले इंडिया अलायंस का पार्टनर था, इंडिया अलायंस के पार्टनर को वो छोड़ NDA में शामिल हो जाते हैं। और हम सबको पता है नीतीश कुमार अपने आप को कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी मानते हैं और वो कहते हैं कि वो कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पे चलते हैं। और उन्होंने इसके पहले डिमांड की थी इस बात की कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब आज ही
चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया और पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रम को देखें तो साफ दिखाई पड़ता है कि आरएलडी जो वेस्टर्न यूपी की पार्टी है, जयंत चौधरी जिसके लीडर हैं, उनसे बीजेपी की गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन बातचीत कहीं ना कहीं अटकी हुई थी। अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया। और चौधरी चरण सिंह कौन है? चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका जयंत चौधरी से एक गहरा संबंध है, खून का संबंध है। तो इस बात पे चर्चा इसी के लिए हो रही है कि ये किसी एक खास समय में, किसी एक खास मौके पर इन सब चीज़ों का ऐलान किया जा रहा है। और इसी के लिए मुझे लगता है कि इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि ये भारत रत्न देने की क्या एक नई राजनीति शुरू हो गई है। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ कि 1 महीने के बाद चुनाव होने हैं। बीते 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तब चरण सिंह साहब को नहीं दिया पुरस्कार, तब नरसिम्हा राव को नहीं दिया, अभी एन मौके पर देना। यही सवाल लेकर हम एक और वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर के पास गए कि ये सियासत है या सम्मान। आइए सुनते हैं। चरण सिंह बहुत बड़ा लीडर था, जाट के लिए बड़ा लीडर था। अभी इलेक्शन होने वाला है यूपी में, सभी को, आरएलडी को भी और बीजेपी को भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसका फायदा आरएलडी को मिलने से, वो एनडीए में है, इसलिए उनको भी फायदा मिल जाएगा। इसलिए इलेक्शन का मतलब देख के वो चरण सिंह के बारे में बोल रहे हैं। और दूसरा है कि नरसिम्हा राव जी का अभी 102nd ईयर है। उनके लोग सोचते थे कि 100th ईयर में देंगे, बट लेकिन उस समय नहीं मिला, अभी तो दे रहे हैं। उन्होंने भी कंट्री के लिए बहुत काम किया। तो इजराइल को ओपन किया, लुकीस्ट किया, बहुत सारे लिबरलाइजेशन किया। उनका इसका कितना कंट्री के लिए दिया, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए उनको देना अच्छा है अभी इस समय देने से। लेकिन 10 साल के बाद ये तीनों को दिया, इसको लेके सियासत हो रही है। और सियासत तो होगा ही, क्योंकि इलेक्शन का टाइम में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट है, वो कुछ भी काम किया तो उसको लेके चर्चा होएगा ही होएगा। वो उसको इलेक्शन का ही मतलब निकाल देगा। कर्पूरी ठाकुर तो बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा लीडर था ना बिहार का। वो हमेशा कितना सालों के पहले था, फिर भी आज उनका नाम लेके लोग उसको अभी भी फायदा हो रही है। नीतीश कुमार को भी वो खुद ले लिया कि इसका क्रेडिट हमने दिलवाया। तो नीतीश कुमार का ये है, उसको लेके लालू प्रसाद को भी तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्यों ये ले रहे हैं। तो सियासत, उसमें लोकल पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स है, नेशनल पॉलिटिक्स भी है। ये तीनों मिलके अभी ये तीनों का जो दिया तो दिया, नहीं दिया तो पूछेंगे कि क्यों नहीं दिया। तो आंध्रा से पहला टाइम अभी नरसिम्हा राव जी को ये भारत रत्न मिला। एनटी रामाराव के लिए उनका पार्टी लोग पहले बहुत कोशिश किया था, उनको मिला नहीं है। और लगता इसलिए ये दिया देने के लिए तो सियासत का बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी जो दिया उसके बारे में कोई सोचता नहीं है, क्योंकि क्यों अभी दिया, क्यों पहले नहीं दिया, किस लिए नहीं दिया, यही बात पूछते जा रहे हैं। और इलेक्शन के वजह से ये सियासत को लेके ज्यादा बात हो रही है। और ये बात उस शख्स की करते हैं जिसको भारत रत्न आज मिला है, लेकिन उसका राजनीति से सीधे तौर पर संबंध नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एमएस स्वामीनाथन की। कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला के रखा था डॉक्टर स्वामीनाथन ने। हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि उनको हरित क्रांति का जनक कहा गया। भारत रत्न देने की आज उनको घोषणा की गई है। इतनी देरी से क्यों की गई, इस पर सवाल उठ सकता है। एमएस स्वामीनाथन को के बारे में अगर आपको बताऊं तो हरित क्रांति का उनको पिता माना गया। जब देश बड़ी मात्रा में अनाज का आयात करता था, उस दौर में उन्होंने इस सोच को लेकर आए कि हमको स्वावलंबी बनना है। हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान एमएस स्वामीनाथन, उनकी नीतियों, उनके कार्यक्रमों का रहा। उनके नेतृत्व में देश को ज़्यादा पैदावार वाली गेहूं और धान की कई नई प्रजातियां मिली, जिन्होंने देश को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा और अमूल्य योगदान दिया। वो फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में भी रहे और इस दौरान उनको कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा माने जाने वाला पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार मिला, जो कि खाद्य के मामले में, फूड के मामले में नोबेल के साथ उसकी कंपैरिजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उनको इकोनॉमिक इकोलॉजी का पिता भी कहा। उन्होंने देश दुनिया में घूमकर खूब पढ़ा लिखा, इसके बदले में देश दुनिया को बहुत कुछ दिया भी।
1954 में देश लौटने के बाद उन्होंने कटक के सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट बोटेनिस्ट की तौर पर कामकाज शुरू किया था। उनकी पहचान एक अच्छे शिक्षाविदी नहीं, एक अच्छे प्रशासक की भी रही। वो नॉमिनेट होकर संसद में भी पहुंचे थे, लेकिन ये पुरस्कार उनको कृषि क्षेत्र में उनका जो योगदान है, बहुमूल्य योगदान है, इस वजह से उनको दिया गया। एक और चीज आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार भारत रत्न क्यों भी दिए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो शायद आपको पता होने चाहिए। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, यानी इन 75 सालों में अब तक 53 लोगों को भारत रत्न का सम्मान मिला है। इस साल 5 भारत रत्न दिए गए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। पहले कभी भी एक ही साल में 5 शख्सियतों को भारत रत्न नहीं मिला था। 1999 में, इसके पहले वाजपेयी सरकार के वक्त में रिकॉर्ड 4 भारत रत्न दिए गए थे। 2019 में मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न दिया था। पीएम खुद राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश करते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक है उसको भारत रत्न मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत रत्न के साथ कोई भी धनराशि या मुद्रा नहीं जुड़ी हुई है। आप भारत रत्न के नाम का इस्तेमाल अपने केवल विजिटिंग कार्ड या ऑफिशियल लेटरहेड में कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो भारत रत्न पाए हुए लोगों को अपने अपने राज्यों में अलग अलग स्कीमों के तहत उनको बेनिफिट्स देती रही हैं। कोई उनको सरकारी क्वार्टर देती है, कोई उनको सरकारी घर देती है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग तरीके हैं। औपचारिक अनुशंसा की ज़रूरत नहीं होती है। और आपको याद दिला दूं कि सबसे पहले भारत रत्न 1954 में मिला था। नेहरू जी के समय शुरू हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, और 1954 में एक साथ 3 लोगों को भारत रत्न उस वक्त दिया गया था। आगे बढ़ते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण खबर और अपडेट की तरफ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल जबरदस्त हिंसा हुई थी। वो खबर हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी। यहाँ के बन फूलपुरा में अतिक्रमण अभियान के खिलाफ हुए बवाल में 2 लोगों की मौत हो गई है। 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके बाद हल्द्वानी में इंटरनेट सेवा आज बंद कर दी गई। शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा और देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात का जायजा लिया। वो खुद हल्द्वानी पहुंचे थे। विवाद शहर में एक अवैध मदरसा गिराने के लिए जो प्रशासन की टीम गई थी उस पर हमले के साथ शुरू हुआ। एक भीड़ ने बनभूलपुरा थाने को घेरकर जमकर पथराव किया। पुलिस को हालात काबू में करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। कई सारी प्रॉपर्टीज में देर शाम कल आगजनी की गई। हल्द्वानी की डीएम वंदना सिंह ने दावा किया कि अतिक्रमण हटाने से पहले ही हमले की प्लानिंग कर ली गई थी। भीड़ ने पहले ही पत्थर इकट्ठे कर लिए थे। जब टीम वहां पहुंची प्रशासन की, नगर निगम की, तो उस पर पत्थर फेंके गए। पेट्रोल बम से सरकारी प्रशासन पर, सरकारी अमले पर हमला किया गया। डीएम वंदना सिंह के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस बल किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। हालात अभी क्या है, नैनीताल में मौजूद हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ल की ये रिपोर्ट देखिए। राजकुमार जी, सर में चोट लगी है? जी हाँ, यहाँ चोट है। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे? सर पत्थर मारे थे वहाँ पे। हाँ। काफ़ी लोग हमारे पुलिस स्टाफ भी थे, उनके भी चोटें लगी हैं। हम सफाई कर्मचारी हैं, हम लोगों को भी चोटें लगी हैं वहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग वहाँ पर थे अतिक्रमण हटाने के दौरान, आप लोग भी मौजूद? जी जी, वहाँ पे भी हम लोग थे, हम सभी लोग वहीं थे। पैर में फ्रैक्चर है पूरा, पैर यहाँ से बिल्कुल ये है पत्थर। बताइए। ये सर ऐसा था कि वहाँ पर एक नगर निगम की भूमि में अवैध निर्माण था, तो उसको तोड़ने के लिए वहाँ पर फोर्स गया हुआ था और सारे हमारे उच्च अधिकारी वहाँ मौजूद थे। तो उसका जबकि उनको मौका भी दिया गया था, आप इसमें अपना कोर्ट में जो भी आपने इसके कागजात वगैरह पेश करो, उनने कुछ करा नहीं। उसके बाद फोर्स जब उसको गई है वहाँ पर सभी नगर निगम के कर्मचारियों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए जब वहाँ गए तो उन्होंने हमको ही घेरा बना के हमें ही मारना शुरू कर दिया। हम ही लोगों पर पथराव करा। हमारे तो काफ़ी लोगों को चोटें आई है, काफ़ी लोगों को इसमें परेशानी हुई है। मैम, कैसे, कहाँ चोट लगी आपको? वहीं मलिक के बगीचे के बाहर एकदम से पथराव आ गए थे, तो पथराव में सब भगदड़ हो रही थी। भगदड़ में मैं एक गली के अंदर गई तो वहाँ सारे लोग मेरे पीछे आ गए थे, हथियार थे उनके पास। उन्होंने कहा इनको काट दो, मार दो।
मैंने कहा जो करना है कर लो, मार दो। मैं भागी नहीं, पत्थर ऊपर से आ रहे थे तो इधर इधर सब जगह पत्थर पड़े। हेलमेट की वजह से सर बच गया, उसकी वजह से। तो फिर कोई 2 लोग थे, उन्होंने बोला कि मैडम आपका हाथ जोड़ते हैं। यहाँ पे एक घर के अंदर मुझे थोड़ा देर के लिए, मैं 1 घंटा 2 घंटा वहाँ रही। उसके बाद अपने पुलिस वाले साथियों के साथ आके, हमारे एसएसपी महोदय भी थे, उनके पीछे पीछे हम लोग बनबुलपुरा थाने आए। तो वहाँ देखा तो हमारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब जला दी थी। हमारी महिलाएं बहुत घायल हुई हैं, पुरुष घायल हुए हैं, हाथ पाँव सभी लोग इंजर्ड बहुत हुए हैं। और गंभीर रूप से भी घायल हैं क्या? बहुत लोग हैं जिनके पैर, एक आदमी का पैर भी कटा है, बहुत लोग हैं क्योंकि अंधेरा भी हो चुका था। किसी को तो सब अलग अलग जगह हमारी महिलाएं फंसी हुई थी, किसी के घरों में 4-4 घंटे उनको फोर्स निकाल के लाई। पुलिस प्रशासन की फोर्स गई, उनको निकाला। आपको बता दें, हल्द्वानी में जिन 2 शख्स की मौत हुई है इस आगजनी में, इस हिंसा में, वो दोनों एक ही परिवार के हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, पिता पुत्र हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बरेली में भी आज बवाल हो गया। श्यामगंज बाजार में पत्थरबाजी हुई और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। भीड़ ने उत्तेजक नारेबाजी की। गौरतलब है कि इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तारी देने पहुंचे। तौकीर रजा ने ज्ञानवापी और हल्द्वानी को लेकर जेल भरो आंदोलन का आज आह्वान किया था। उनके समर्थन में हजारों लोग बरेली की सड़कों पर उतर आए। बरेली में बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात किए गए और पूरे इलाके को लगभग छावनी में तब्दील कर दिया गया। लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने पत्थर मार दिए हैं, मामूली चोट आई है। तुरंत हमारे सीएमओ साहब से बात हुई है कि उनको आवश्यकता अनुसार इलाज किया जाए और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है, हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेंगे। कितने लोग घायल हुए हैं सर इस पूरे प्रकरण में? नहीं, मामूली सा चोट आया है, 2-3 लोगों को चोट आया है। वहाँ मौके पे एम्बुलेंस खड़ी है, जिला अस्पताल में डॉक्टर रेडी हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि इसके बारे में गुमराह किसी को ना किया जाए। मामूली चोट है, उसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। एफआईआर हो रहा है और गिरफ्तारी की भी। क्या इस बयान से भी कोई ताल्लुक है या आज का जो प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे, इससे संबंधित है ये पूरा? अब बिना जानकारी के इस पे कुछ कहना उचित नहीं है। वहीं कोलकाता से भी आज विरोध प्रदर्शनों की खबर आई। वहां भी विरोध प्रदर्शन हुआ। ज्ञानवापी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हुआ। वहां ज्ञानवापी में जो पूजा अर्चना की इजाजत कोर्ट ने दी है, उसे रोकने की मांग की जा रही थी, उसी लिए विरोध प्रदर्शन हुआ। कहीं हिंसा, कहीं विरोध प्रदर्शन। ऐसे में सवाल है कि क्या यह इत्तेफाक है कि यह सब एक साथ एक ही समय पर हो रहा है या फिर कोई बड़ी साजिश है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान में विवाद और सवालों में रहे चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं और नवाज शरीफ देश लौटकर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। यह दिलचस्प है कि पाकिस्तान की सियासत कभी किसी एक दल के आसपास घूमती हुई नहीं दिखी है, कभी इसके पास तो कभी उसके पास। जिसके साथ सेना, वो पार्टी ताकतवर हो जाती है, वो चुनाव जीत भी आती है। और जिसके खिलाफ सेना, उसके नेता को या तो देश के बाहर जाना पड़ता है या फिर जेल की सीखचों के पीछे। ये पाकिस्तान के लोकतंत्र की हकीकत है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस चुनावों में अब तक क्या हुआ है। कल शाम वोटिंग हुई थी, गुरुवार को आपको मैंने बताया था कि मतदान हुआ। गुरुवार शाम से काउंटिंग लगातार चल रही है। 18 घंटे की देरी के बाद चुनाव आयोग ने आधिकारिक नतीजे घोषित करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, पर चुनाव 265 सीटों पर हुआ है। सरकार बनाने के लिए 133 सीटों की जरूरत है। पाकिस्तान में अभी तक जारी नतीजों में इमरान खान की पार्टी के समर्थक आगे हैं। आपको बता दें, इमरान खान की पार्टी खुद चुनाव नहीं लड़ सकती, उस पर प्रतिबंध है तहरीक इंसाफ पर। और खुद इमरान खान चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वो जेल में है। 5 साल के लिए उन पर भी रोक लगी हुई है। लेकिन नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी को जितनी सीटें अभी तक मिली हैं, उससे अगर मिला दें तो इमरान खान के जो समर्थक हैं वो उससे काफ़ी आगे निकल जाते हैं। इमरान खान की पार्टी वोटों की चोरी का आरोप लगा रही है और पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। ये विरोध प्रदर्शन रिटर्निंग ऑफिस के बाहर हो रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब के प्रांतीय चुनाव में उन्हें यानी पीटीआई को 2/3 बहुमत मिल गया है, लेकिन इसकी घोषणा जानबूझकर नहीं की गई। हालांकि पाकिस्तान की केयर टेकर सरकार का कहना है
कि चुनाव में धांधली नहीं हुई है और न ही उनके देश में इंटरनेट को बंद किया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान में वोटों की गिनती के दौरान आज दिन भर इंटरनेट बंद रहा। हमने भी कई लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, तमाम खबरनवीसों से, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट से, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि इंटरनेट काम नहीं कर रहे थे। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। खुद नवाज शरीफ ने समर्थकों के बीच में कहा कि पाकिस्तान की स्थिति वो सुधारेंगे, पाकिस्तान को और बेहतर बनाएंगे। सुनते हैं नवाज शरीफ का कुछ देर पहले दिया गया ये भाषण। मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, ये सब खड़े हैं दाएं और बाएं, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह के फजल करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पार्लिमानी और सियासी बहरान पैदा हो गया है। तहरीक इंसाफ, जिसे बल्ले के निशान पे इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई, वो इस वक्त उसे बड़ा मैंडेट मिला है। उसकी नशिस्तें मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग से ज़्यादा हैं, कम से कम 30 सीटें ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग मिलकर भी मिल भी जाएं तो वो अक्सरियत पार्लियामेंट में नहीं हासिल कर सकती। अलबत्ता पीपल्स पार्टी और पीटीआई के आज़ाद मिल जाएं तो वो अक्सरियत बन सकती है। मुस्लिम लीग नवाज का और पीटीआई का इत्तेहाद मुमकिन मुझे नज़र नहीं आता। अलबत्ता ये बात कही जा सकती है कि कोई कोलिशन नहीं बनेगी जिसमें पीटीआई को शामिल न किया जाए। और पीटीआई का मसला ये है कि उसके अरकान आज़ाद हैं, पार्टी नस्ब व ज़ब्त से बाला हैं, लिहाजा इन अरकान को शामिल करना पड़ेगा किसी पार्टी में, किसी भी डमी पार्टी में शामिल कर दिया जाए तो उसके बाद जो मखसूस 70 नशिस्तें हैं, 70 अक़लियतों की और औरतों की, अब उसमें पीटीआई को आधे लोग मिल जाएंगे। पीटीआई खुद से हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने स्वीप किया इलेक्शन को और उनका चीफ मिनिस्टर इमरान खान जेल से नामजद करेंगे। पंजाब में भी पीटीआई के आज़ाद अरकान की तादाद 2-4 ज़्यादा ही है मुस्लिम लीग नवाज से। और पंजाब आपको मालूम है कि नवाज लीग का, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का गढ़ रहा है। पर यहाँ भी पीटीआई के या तो ये होगा, पीटीआई के लोग लोटा बनेंगे, डिफेक्टर होंगे, उन्हें डिफेक्शन कराई जाएगी। इस तरह पंजाब में भी 25-30 से ज़्यादा लोग चाहिए होंगे और मरकज़ में भी पीटीआई के अब 20-22 लोग तो कम से कम चाहिए होंगे कि जो भी जिसने भी हुकूमत बनानी है। नवाज शरीफ अब वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। इसी तरीके से इमरान खान की वज़ीर आज़म को बनने का सवाल ही नहीं है और पीटीआई का कोई वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकता है। इससे रास्ता खुलता है 2 लोगों का, एक शहबाज शरीफ का और दूसरा बिलावल भुट्टो का। लेकिन इन सब ज़राए आज़म, इनमें से कोई भी जो वज़ीर आज़म बनेगा उसे पीटीआई की हमायत की ज़रूरत होगी। उसके बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। इसलिए ये बहुत ही ब्रॉडेस्ट कोलिशन की कोशिश हो रही है। आज नवाज शरीफ ने जो कहा है शहबाज शरीफ को, अपने भाई को, साबिक़ वज़ीर आज़म को, कि वो बातचीत करें, और आसिफ जरदारी जो साबिक़ सदर हैं और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, वो आज मिले हैं। लगता है ये मूव भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई है और कहा यह जा रहा है कि भाई एक ब्रॉडर कोलिशन बनाई जाए जिसकी पतवार जो है वो रावलपिंडी में होगी। तो आइए पाकिस्तान के ताज़ा अपडेट के लिए चलते हैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास, जो लगातार बीते 24 घंटे से पल पल की खबरों पर नजर रखे हुए हैं। उमा, ताज़ा अपडेट क्या है, कौन जीत रहा है?
जी देखिए, नवाज शरीफ ने जो आज भाषण दिया वो भाषण कम और पाकिस्तान आर्मी की लिखी हुई स्पीच पढ़ते हुए ज़्यादा वो नज़र आए, क्योंकि इमरान खान जिस तरह के स्टेट्समैन के तौर पे जाने जाते हैं, वैसे में ये इस तरह की बातें करना खासतौर पे तब जबकि सिर्फ 62 सीटें अभी तक PMLN को आई है, उसके बाद ये कहना कि ये सबसे बड़ी तंजीम के तौर पे उभरे हैं, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरे हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। टेक्निकली वो सही हो सकते हैं इस रूप में, क्योंकि PMLN जो है वो पार्टी के तौर पे 62 सीटें उसने अब तक जीती है, जो 221 नेशनल असेंबली सीटों का जो ऐलान हुआ है अब तक। लेकिन ये भी बात सच है कि PTI के जो उम्मीदवार, जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ने को मजबूर हुए और उन्होंने अब तक 90 सीटें जीती है, तो जो 133 का जो जादुई आंकड़ा चाहिए उससे नवाज शरीफ जो है वो आधे से भी ज्यादा दूर हैं। और अगर PPP की सीटों की तादाद भी मिला लें तो 110-112 के आसपास जाकर ये बात ठहरती है, ये आंकड़ा ठहरता है। उसके बाद अगर नवाज शरीफ अगर ये कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरे हैं, तो आप याद कीजिए कि आज सुबह का वक्त जब उनको एक विक्ट्री स्पीच देनी थी, लेकिन वो अपने घर चले गए पार्टी ऑफिस से और उन्होंने विक्ट्री स्पीच नहीं दी, क्योंकि उनको लगा कि जो कामयाबी उनको मिलनी थी वो नहीं मिली। लेकिन देर रात आज आकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को संबोधित किया है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे एक राजनीतिक जो चाल है वो है, और वो चाल उनके इस भाषण में इन बातों से झलकता है, जहां उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को भी वो एक तरह से इन्विटेशन देते हैं कि आके पार्टी को ज्वाइन करें। अब जो कि 88 सीटें या 90 सीटें जो PTI के जो समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो जीत कर आए हैं, उनके सामने वो वनरेबल हैं, वो इस रूप में वनरेबल हैं क्योंकि उनके पास एक पार्टी का जो साया है वो नहीं है। PTI जो है वो अमान्य है इस तौर पे कि पार्टी का जो एक चुनाव चिन्ह था वो छीन लिया गया, इसलिए जो PTI के जो उम्मीदवार हैं वो अलग अलग चुनाव चिन्हों पे चुनाव लड़ने को बाध्य हुए और उनका जो लीडरशिप है वो जेल में बंद है। तो एकजुट तौर पे वो अपना पॉलिटिकल फोर्स दिखा पाए, उसके पहले उन पे बहुत ज़्यादा दबाव आएगा, उनके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी का भी दबाव आएगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नवाज शरीफ को यहाँ इस हद तक लेकर आने में एक एग्रीमेंट उन्होंने किया था और इमरान खान ने आरोप लगाया कि लंदन एग्रीमेंट किया गया। तो अब जबकि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार चुनकर आए हैं और अगले 72 घंटों में उनको अपनी एक एलिजेंस जो है, अपना एक किसी पार्टी के साथ अपने आप को संबद्ध दिखाना है, और इस बीच में अगर PTI की आंतरिक चुनाव का नतीजा नहीं आता है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मुड़ने को बाध्य होंगे, क्योंकि इस विषम परिस्थितियों में चुनाव जीत कर आए हैं। तो साम दाम दंड भेद की नीति जो है वो अपनाई जाएगी और देखना है कि किस तरीके से ये पूरा जो सियासी जो खेल है वो आगे बढ़ता है। लेकिन नवाज शरीफ का आज का भाषण जो है वो उनकी जीत का कम और आगे की जो सियासी चाल है उसका जो चेहरा वो ज्यादा नजर आया। चिमा, आप लगातार अपडेट रखिए। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारी जानकारी और सब आप बता देना चाहते हैं, पर मेरे पास समय की बंदिश है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा शंकर सिंह इस अपडेट के लिए। पाकिस्तान में अगले कुछ दिन और कुछ घंटे जो हैं बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। त्रिशंकु पार्लियामेंट वहाँ की दिखाई दे रही है। कैसे नवाज शरीफ सरकार बनाएंगे, किस किस की मदद लेंगे, कैसे जादुई आंकड़े पर पहुँचेंगे, वो खबर भी NDTV इंडिया पर सबसे पहले आप देखेंगे। सरकार ने कल जो श्वेत पत्र रखा था लोकसभा में, आज उस पर चर्चा हुई। विपक्ष बनाम सरकार के बीच ये चर्चा हुई। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये श्वेत पत्र रखा और UPA सरकार की तमाम नाकामियों, फेलियर्स को एक एक करके गिनाया। वहीं विपक्ष ने अपने ब्लैक पेपर का जिक्र किया जो वो मोदी सरकार के खिलाफ कल रिलीज कर चुका है। आज दिन भर लोकसभा में चर्चा हुई। अब कल इस व्हाइट पेपर को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां पर चर्चा होगी। साफ है, चुनावी साल है, सत्ता और विपक्ष एक दूसरे से शासनकाल को नाकाम बताने में जुटे हुए हैं। इफ नियत और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आपके नियत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है, देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए। कल लोकसभा में श्वेत पत्र रखा था, आज उसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चैलेंज रख दिया। विपक्ष ने इसका जवाब देने की कोशिश की। तो ये व्हाइट पेपर किस लिए निकाला गया है? जिन मुद्दों पर व्हाइट पेपर निकालना चाहिए, बॉर्डर सिचुएशन विद चाइना, हमारी सीमाओं पर जो तनाव है उस पर हम व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, उस पर चुप्पी। मणिपुर में पिछले 9 महीने से क्या हुआ है उस पर व्हाइट पेपर मांगे हैं, उस पर चुप्पी।
हमने पहले नोटबंदी पर व्हाइट पेपर मांगा था, उस पर भी चुप्पी थी। जो 45 साल में बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर कोई व्हाइट पेपर नहीं। कांग्रेस के एक और नेता श्वेत पत्र के बहाने ब्लैक पेपर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। कांग्रेस का तरफ से एक 10 साल का काला पेपर लेके आ रहे हैं और आज हमारा ब्लैक पेपर कांग्रेस अध्यक्ष अभी रिलीज कर रहे हैं और हमारा काला पेपर में पता होगा ये काला कानून से लेके काला सरकार का क्या क्या गलत किया ये लोगों ने, ये सारे चीज पता होगा। बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस देश की जनता से माफी मांगे। मेरा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी नेताओं से, हर विषय पर हम भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी चर्चा को तैयार है। आपके समय में जितना भ्रष्टाचार था, जितना इंडिसिप्लिन था, जितना मिसप्रॉपरेशन होता था, मीडिया के सामने भी चर्चा को तैयार है। आप कोई विषय पर जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं, जो गलती है जनता के सामने जो आप लोग विफल हुआ है आपके समय 10 साल के अंदर यूपीए सरकार के अंदर, जनता को क्षमा मांगिए। दरअसल इस श्वेत पत्र में यूपीए के 10 वर्षों की बद इंतजामी को और एनडीए के 10 साल के कामकाज को प्रमुखता से उठाया गया है। रिकॉर्ड देखिए क्या तोड़े हैं, रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है, और ये 10 साल पहले आपने ये सारे वादे किए थे कि खत्म करेंगे, देश की दिक्कतें दूर करेंगे। ये व्हाइट पेपर जो कुछ नहीं है, ये ध्यान भटकाने का काम है। 10 साल का यूपीए का समय का जो लेखा जोखा दिया, उसमें कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं था, बहुत ही खराब डॉक्यूमेंट था। ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था, इकोनॉमिक नहीं। विपक्ष के नेता श्वेत पत्र को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश के सिवाय और कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी को पक्का भरोसा है कि इस श्वेत पत्र में जो कुछ भी है उससे जनता को उसके कामकाज और यूपीए के 10 साल के कामकाज के बीच फर्क समझना आसान होगा। मोदी सरकार ने एक बार फिर से श्वेत पत्र के जरिए यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल को हर मोर्चे पर विफल बताया है। साथ ही बेहतर नीतियों की वजह से देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए जमकर अपनी पीठ थपथपाई है। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।